हाय एवरीवन, कैसे हैं दोस्तों आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप सभी लोग का प्रिपरेशन अच्छे तरीके से चल रहे होंगे। तो जी हाँ दोस्तों, देखिए यहाँ पे झारखंड बोर्ड का मैट्रिक का एग्ज़ाम चल रहा है फ्रेंड्स, और आपका जो अगला पेपर होने वाला है वो आपका मैथ्स का पेपर होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, गणित का पेपर देखिए आपका 16 तारीख को यहाँ पे होने वाले हैं। और तो इसी के लिए देखिए मैं यहाँ पे एक स्पेशल वीडियो आप लोग के लिए लेकर आया हूँ। तो देखिए यहाँ की किस तरह से स्पेशल होने वाला है दोस्तों, तो देखिए मैं आपको बताता हूँ। जैसा कि आप लोग को पता है कि आपका जो टर्म 1 वाले पेपर होते हैं वो ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन यहाँ पे होते हैं। इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए गए होते हैं, जिसमें से कोई एक करेक्ट आंसर होता है। तो जो भी आपका सही उत्तर होता है उसे आपको OMR शीट में वहाँ पे मतलब सेलेक्ट करने होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आप लोग का पहले जो जितना भी एग्ज़ाम हुआ है OMR वाले मतलब ऑप्शन हीट वाले ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, तो पहला आपका जो पेपर था वो SST का था, और फिर आपका इस तरह से साइंस के पेपर हुए और फिर हिंदी का पेपर हुए। तो यहाँ पे देखिए आपको दोस्तों क्या होता है ना कि क्वेश्चन पढ़ते हैं आप, जैसे हिंदी ले लीजिए तो क्वेश्चन पढ़े आप, उसके बाद आपका जो करेक्ट आंसर है आप वहाँ पे मार के निकल गए, ठीक है। और SST में भी वही चीज़ है, क्वेश्चन पढ़े, यदि आपको वो आंसर याद है तो आप ऑप्शन में खोजिएगा, जो करेक्ट आंसर है मार के निकल जाइएगा। बट मैथ में क्या है दोस्तों कि मैथ में सबसे पहले आप क्वेश्चन को देखिए और उसके बाद उसे सॉल्व करना पड़ता है, ठीक है। सॉल्व कीजिए, उसके बाद आपको फिर ऑप्शन को सेलेक्ट करने पड़ते हैं। तो देखिए आज के इस वीडियो में मैं आपको एक ख़ास ट्रिक बताने वाला हूँ। ओके दोस्तों, देखिए ट्रिक से मैं आपको ये सिखाऊंगा कि किस तरह से आप जल्द से जल्द ऑप्शन को मतलब देख के ही किस तरह से आप अपने आंसर तक पहुँच सकते हैं, ठीक है। आपको कुछ भी ज़्यादा लेंथी प्रोसेस यहाँ पे यूज नहीं करना है। मैं जिस तरह से आपको शॉर्ट ट्रिक बताऊँगा बस आप वो अप्लाई कीजिए और एग्ज़ाम में आप एकदम तुरंत मतलब अपने सटीक आंसर तक पहुँच जाओगे, वो भी काफ़ी कम समय में, ठीक है। तो मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा, तभी आपको ये पूरे अच्छे से समझ में आ जाएंगे दोस्तों। ओके, और हाँ दोस्तों, उससे पहले मैं आप लोग से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि चैनल पे यदि अभी तक आप नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हमारी आने वाली पल पल की वीडियो आपसे मिस ना हो सके। ओके दोस्तों, तो फिर चलिए फिर हम लोग आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं, और आप लोग कमेंट में बताइएगा कि ये आपको कैसा लगा है, ठीक है। और हाँ देखिए, इससे पहले मैं एक आपका जितना भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जैसे कि OMR में आपको क्वेश्चन बनेंगे फ्रेंड्स, 100% आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो वो वाले जो इम्पोर्टेंट टॉपिक वाला वीडियो है वो मैं अपने इस चैनल पे अपलोड कर दिया हूँ। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं इम्पोर्टेंट टॉपिक वाला लिंक दे दूँगा वीडियो का, वो आप लोग जाके देख लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि देखिए वो वीडियो देख लीजिएगा फ्रेंड्स, जितना भी टॉपिक है वो क्लियर रहेंगे तो आप लोग अपने आंसर तक जल्दी मतलब पहुँच जाएंगे, आपको परेशानी नहीं होगी। और वो टॉपिक अगर नहीं मालूम रहेंगे दोस्तों तो आपको फिर आंसर छाँटने में दिक्कत हो सकती है, ठीक। तो चलिए फिर देखते हैं किस तरह से ट्रिक से क्वेश्चन को छाटा जाता है, मतलब ऑप्शन देख करके किस तरह हम लोग आंसर तक पहुंच सकते हैं। तो आज के इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप लोगों को पता है क्लास 10th यहाँ पे मैथ्स का पेपर 16 अप्रैल को होने वाले हैं, ठीक है। 1.5 घंटा का आपको समय मिलता है, और 1.5 घंटा में सोचिए दोस्तों 40 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं, ठीक है। तो यदि आप एक क्वेश्चन को लेके अगर बैठ जाओगे और लंबा सॉल्व करने लगोगे तो आंसर आपका आएगा, आंसर तो आ जाएगा, ठीक है। तो आप अगर एक क्वेश्चन में अगर 5 मिनट 2 मिनट 3 मिनट समय देते हो तो 1.5 घंटा का समय आपके क्या हो जाएंगे, फिर कम पड़ जाएंगे टाइम, ठीक है। पूरा क्वेश्चन तो आप 40 अटेम्प्ट वहाँ पे नहीं कर पाओगे, ठीक। तो चलिए फिर मैं बताता हूँ किस तरह से सॉल्व करना है। देखिए यहाँ पे टोटल आपका 40 मार्क्स के होने वाले हैं। मॉडल सेट पेपर जो 1 है उसी से मैं आपको ये समझाने वाला हूँ। देखिए किस तरह से ऑप्शन से छाटना है। देखिए सभी चीज़ तो आपको पता ही है फ्रेंड्स कि आपका सभी क्वेश्चन अनिवार्य है, 40 क्वेश्चन रहते हैं, और एक क्वेश्चन के लिए एक नंबर आपको मिलेंगे, और इसके लिए 4 ऑप्शन दिए गए रहेंगे, और गलत उत्तर के लिए कोई भी मतलब यहाँ पे नेगेटिव मार्क आपका नहीं है, ठीक। तो देखिए पहला क्वेश्चन में आप देख सकते हैं यहाँ पे कि 120 को आवाज़ गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखना है। तो देखिए आवाज़ गुणनखंड जब भी आपको बोले तो आप सबसे पहले क्या कीजिएगा ना, ये चारों ऑप्शन को देखिए। यहाँ पे 120 का आवाज़ गुणनखंड बोल रहे हैं, तो कौन सा ऐसा ऑप्शन है दोस्तों कि जिसको सभी नंबर को मल्टीप्लाई करने पर 220 आ जाए, ठीक है। तो देखिए पहला वाला जो ऑप्शन अगर हम लोग ऑप्शन ए उठाते हैं तो यहाँ पे 2 2 4 4 2 8 8 3 24 24 इंटू 5 कितना हो जाएगा 120। तो हो गया आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। देखिए दोस्तों इसी तरह से ऑप्शन से आपको छाटना है, ठीक है। ऑप्शन देखिए अगर हम लोग सी को उठाते हैं, ठीक, तो सी में देखिए तो 2 दूनी 4 4 दूनी 8 और 8 या 24 24 गुना 7, तो 24 को 7 से जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 120 आपका नहीं आ रहा है, ठीक। तो इस तरह से सभी ऑप्शन यहाँ पे छट गए। पहला वाला ऑप्शन ये आपका यहाँ पे निकल गया, तो ये आंसर हो गया। 306 तथा
657 का यहाँ पे देखिए आपका महत्तम समावर्तक यानी कि HCF 9 दिया है, तो इसका LCM बताना है। कुछ नहीं करिएगा, ये 2 नंबर आपको देखिए फॉर्मूला भी पता होगा, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, ठीक है, इक्वल टू LCM इंटू HCF। मैं वो इंपॉर्टेंट टॉपिक वाली जो वीडियो बनाया था उसमें ये लिखा दिया हूँ फॉर्मूला, आप लोग वहाँ पे जाके देख लीजिएगा, ठीक है। ऐसे तो आपको याद ही होंगे। तो देखिए इसमें आपको कुछ नहीं करना है फ्रेंड्स, किस तरह से आंसर तक हम लोग पहुँचेंगे वो चीज़ आप देखिए, ठीक है। तो देखिए 2 नंबर जो दिए गए हैं 306 और कितना है 306 और 657। तो आप क्या कीजिए ना कि ये दोनों को मल्टीप्लाई में जैसे है लिख दीजिए, यानी कि फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, और ये HCF दे दिया है तो इस HCF को नीचे आप लिख दीजिए। अगर LCM देता तो LCM को हम लोग नीचे लिख देते, और यहाँ से काटने के बाद जो मल्टीप्लाई करके आएगा वो आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो 9 से हम लोग काटते हैं इसको, तो देखिए 9 दिया 27, ठीक है, और यहाँ पे बचे 3, तो 9 चौके 36। तो यहाँ पे देखिए 34 आ गया, 34 को गुना 657 से करना है, तो मल्टीप्लाई नहीं करने लगेगा फ्रेंड्स एग्जाम में, ठीक है। काफ़ी समय आपके लग जाएंगे, आप लोग को स्मार्ट तरीके से सोचना है। देखिए यहाँ पे 34 का वंस प्लेस यानी कि इकाई अंक कितना है 4 है, और यहाँ 657 का इकाई अंक 7 है, तो आप लोग डायरेक्ट 4 को 7 से गुना करिए, 4 7 28, तो 28 यानी कि इकाई अंक कितना आ गया 8। तो 8 देखिए यहाँ पे किस ऑप्शन में इकाई अंक 8 दिख रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर बी में देखिए इकाई अंक आपका 8 दिख रहा है, तो बस इसको मार के निकलिएगा फ्रेंड्स, ठीक है। यदि आपको इकाई अंक में 8 2 जगह दिख जाए, 2 ऑप्शन में अगर दिख जाता है, तो आप लोग फिर उस केस में चाहिएगा तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक। अदरवाइज़ ये मार के निकलिएगा, आपके आंसर हो जाएंगे। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए 15 और 25 का HCF पूछ रहा है, क्या 15 और 25 का HCF बताइए। तो देखिए जब भी HCF निकालने बोलते हैं तो देखिए HCF में क्या कीजिएगा ना आप, HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। तो देखिए ये चारों ऑप्शन में से कौन सा ऐसा सबसे बड़ा नंबर है, ठीक है, कौन सा ऐसा सबसे बड़ा नंबर है जो कि 15 और 25 दोनों को काट दें, मतलब उससे दोनों डिवाइड लगना चाहिए फ्रेंड्स। तो आप अगर हम लोग उठाते हैं ऑप्शन नंबर बी, तो देखिए ऑप्शन नंबर बी में आप क्या बता दें, जो 10 है 10 से 15 और 25 कोई नहीं कटा दोस्तों, ठीक है। और अगर 15 उठाते हैं तो 15 से देखिए 15 तो डिवाइड लग जाएगा, लेकिन 25 नहीं कटेगा, ठीक है। और यही अगर हम लोग ऑप्शन ए उठाते हैं 5, तो देखिए ये 5 जो है 5 से 15 भी कटता है और 25 भी, ठीक है। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो 5 हो जाएगा, तो इसका 15 और 25 का HCF 5 हो जाएगा। इस तरह से आपको स्मार्ट तरीके से सोचना है दोस्तों। तो 5 आपका करेक्ट आंसर है, ये नहीं कि आप 15 और 25 का फैक्टर करने लगिएगा फिर कॉमन खोजिएगा कौन सा होगा, वो सब आपको नहीं करना है दोस्तों, ठीक। मैं क्या बताया हूँ कि 15 और 25 का HCF के लिए क्या कीजिएगा कि कौन सा ऐसा यहाँ पे नंबर है सबसे बड़ा नंबर जिससे कि दोनों कट जाए। तो सबसे बड़ा नंबर हम लोग ऑप्शन सी 15 देख रहे हैं, तो 15 से 15 तो डिवाइड लग रहा है, लेकिन 25 पूरी डिवाइड नहीं लग रहा है, तो 15 आंसर नहीं होगा। 10 देखिए तो 10 से भी नहीं डिवाइड लग रहा है, तो लास्ट में आपका 5 जो बचा है 5 से डिवाइड लग जाएगा, तो आंसर आपका। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, एक प्रकृत संख्या का अभाज्य गुणनखंड उसके गुणनखंडों के क्रम को छोड़ते हुए डैश होता है। तो याद रखिएगा दोस्तों इसका अद्वितीय होते हैं, ओके। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 में आपका द्विघात बहुपद होगा जिसके शून्यकों का योग √2 और गुणनफल 1/3 है। तो देखिए द्विघात बहुपद के लिए मैं एक इक्वेशन लिखाया था, ठीक है, वो टॉपिक में इंपॉर्टेंट वाले आप लोग याद रखिएगा, x² माइनस, ठीक है, अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू x होता है और प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा होता है, ठीक, इक्वल टू 0। तो देखिए यहाँ पे x² को तो x² ही लिखेंगे हम लोग, माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा यानी कि शून्यकों का योग कितना है यहाँ पे √2 है, तो √2 लिख दीजिएगा डायरेक्ट, √2 और ये x √2x प्लस अल्फ़ा और बीटा का वैल्यू अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू गुणनफल देखिए कितना है 1/3 है, तो 1/3 बैठाइए दोस्तों, ठीक, इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखिए इसका नीचे कुछ है तो 1 है, 1 मान सकते हैं हम लोग, और ये नीचे 3 1 1, इसका जब हम लोग LCM लेंगे तो 3 आएगा, ठीक है। तो देखिए LCM लेके जब आप सॉल्व कीजिएगा तो ये 3 जो है x के साथ चले जाएंगे दोस्तों, तो यहाँ पे 3x² आ जाएंगे माइनस का 3 √2 x हो जाएगा और प्लस 1, और ये देखिए 3 जो नीचे रहेंगे वो उधर जाके मतलब 0 से मल्टीप्लाई होके 0 बना देगा। तो इस तरह से आपका आंसर क्या आएगा 3x² माइनस 3 √2x प्लस 1, ये आपका ऑप्शन बी में है, देख सकते हैं आप लोग, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, ओके। कि यदि ax² प्लस bx प्लस c के शून्यक अल्फ़ा बीटा हो तो अल्फ़ा प्लस बीटा का मान होगा, ठीक है। तो देखिए आप लोगों को पता होगा कि अल्फ़ा प्लस बीटा का जो वैल्यू होता है वो -b/a होता है, ठीक है, अल्फ़ा प्लस बीटा -b/a, और अल्फ़ा इंटू बीटा अगर पूछ देता ना तो c/a, दोनों केस याद रखिएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा -b/a, अल्फ़ा इंटू बीटा c/a, ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 में देख लीजिए,
किसी बहुपद Px के लिए ग्राफ आकृति में दिया गया बहुपद के शून्यकों की संख्या। तो देखिए शून्यकों की संख्या कहने का मतलब होता है, जैसे देखिए अगर मैं इस तरह से एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, इस तरह से मैं लाइन काट दिया हूँ, तो यहाँ पे मैं अगर पूछ देता हूँ कि कितने यहाँ पे शून्यक की संख्या है, तो देखिए शून्यक की संख्या निकालने के लिए क्या करना है ना, ये जो एक्स एक्सिस है ना, इसको देखिएगा ये जो लाइन गुजर रही है ये कितना पॉइंट पे काट रहे हैं। तो हम लोग देखते हैं एक पॉइंट यहाँ पे कट रहा है, दूसरा पॉइंट यहाँ पे है और तीसरा पॉइंट यहाँ है, तो इसका शून्यकों की संख्या कितना होगा, 3 हो जाएगा। ठीक, मतलब एक्स एक्सिस कटने चाहिए। एक क्वेश्चन यहाँ से आपके फिक्स रहेंगे। तो देखिए ये जो एक्स एक्सिस देख रहे हैं, इसे कोई भी लाइन यहाँ पे काट रहा है नहीं ना। ठीक, ये तो यहाँ से लाइन गुजर रहे हैं वाई एक्सिस से, तो इसका एक भी शून्यक नहीं होगा, इसका आंसर 0 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देख लीजिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8 में आपके यहाँ पे देखिए समीकरण आपका दिया गया है a1 x प्लस b1 y प्लस c1 इक्वल टू 0, फिर a2 x प्लस b2 y प्लस c2 इक्वल टू 0 है। और यहाँ पे देखिए कंडीशन दे दे, कंडीशन क्या दिया है कि a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 लेकिन नॉट इक्वल टू c1 बटे c2 है। ठीक है, तो मैं आप लोग को वो टॉपिक में बताया था फ्रेंड्स कि जब भी ये कंडीशन होते हैं, यानी कि पहला वाला जैसे कि a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2 की, लेकिन थर्ड वाला आपका बराबर नहीं है, नॉट इक्वल टू c1 बटे c2, कोई हल नहीं निकलेगा दोस्तों। जब भी ये कंडीशन आपको दिख जाए a1 बटे a2 इक्वल टू b1 बटे b2 नॉट इक्वल टू c1 बटे c2, तो कोई हल नहीं होता है। और लाइन आपका कैसा होता है, तो समांतर, तो कोई हल नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है समीकरण युग्म 2x माइनस 3y बराबर 0 है तथा 3x प्लस 4y प्लस 20 इक्वल टू 0 है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पूछ रहे कि कौन सा होंगे, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम लोग को क्या करना पड़ेगा ना कि वही इस फॉर्म में हम लोग को अरेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जैसे कि आप लोग को पता ही है कि x के साथ जो होते हैं वो a1 होते हैं, तो a1 यहाँ पे कितना है, a1 यहाँ पे 2 है, तो हम लोग लिखते हैं फ्रेंड्स, जैसे देखिए 2a1 बाई यहाँ पे 3 हो जाएंगे 2/3। ठीक है, इक्वल टू का लेके चलिए साइन, यहाँ पे b1 कितना है माइनस का 3, ठीक, और b2 कितना है यहाँ पे 4 है। ठीक है, उसी तरह से देखिए c यहाँ पे कुछ भी दिख रहा है आपको, c के लिए कुछ भी वैल्यू नहीं है, तो उसको हम लोग यहाँ पे 0 लेके चलेंगे। और इधर कितना है c 20 है, तो देखिए यहाँ पे कोई भी वैल्यू आपको इक्वल दिख रहा है, नॉट इक्वल है सभी, कोई भी इक्वल नहीं है दोस्तों। तो जब कोई भी इक्वल नहीं रहता है तो इसका क्या कंडीशन बताया था, प्रतिच्छेद करते हैं। क्या करते हैं, प्रतिच्छेद करती है रेखाएं आपको कैसी हो जाएगी, प्रतिच्छेदी रेखा। ठीक है, तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, इसका प्रतिच्छेदी रेखा हो जाएगा। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 में देख लीजिए, c के किस मान के लिए समीकरण युग्म cx माइनस वाई बराबर 2 और 6x माइनस 2y बराबर 4 का अनंत हल होगा। तो अनंत हल के लिए हम क्या बताए थे कि a1 बटे e2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2। तो हम लोग का c का वैल्यू पूछ रहा है, तो हम लोग देखिए यहाँ पे ये पहला वाला है। ठीक, तो a1 की जगह हम लोग c बैठाएंगे, y देंगे, और a2 की जगह में 6 बैठा देंगे, इक्वल टू देंगे फ्रेंड्स। और b1 के लिए यहाँ पे कितना है, y के सामने यहाँ पे देखिए माइनस y है, यानी कि यहाँ पे कुछ नहीं छिपा हुआ तो 1 छिपा हुआ, यानी कि -1 बटे में b2 कितना हो जाएगा -2, माइनस का 2, तो माइनस माइनस कट दिया। ठीक है, और 2 से इसको काट देंगे दोस्तों तो 3 बार में। तो देखिए जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे कुछ है तो 1 है, c1 या c, और ये 3 उधर 1 से जब गुना हो जाएंगे तो 3, यानी कि c का वैल्यू कितना निकलेगा, 3 निकल जाएगा। तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, करेक्ट आंसर आपका देख लीजिए यहाँ पे फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ठीक, उम्मीद करता हूँ कि यह समझ में आ रही होगी। तो चलिए हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के ऊपर। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 आपका समीकरण यहाँ पे दिया गया है, 2 समीकरण है यहाँ पे दिया हुआ। ठीक है, इसका हल करने के लिए बोल रहा है। तो देखिए हम लोग करेंगे क्या दोस्तों कि कुछ नहीं, ऑप्शन से हम लोग यहाँ पे छाटेंगे। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में आपका x का वैल्यू 2 है और y का वैल्यू -1 है। तो x का वैल्यू आप एक बार क्या कीजिए ना, यहाँ पे 2 बैठाइए। 2 जब यहाँ पे पुट करेंगे तो 2 × 2, यहाँ पे देखिए 2x है ना, 2 पहले से है, और ये x का वैल्यू 2 बैठाएंगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, और माइनस y का वैल्यू यहाँ पे कितना है -1 है, तो माइनस और माइनस प्लस और 1, तो कितना निकला 5। देखिए यहाँ पे 5 दिया गया है, मतलब x का वैल्यू 2 रखने पे ये सेटिस्फाइड हो रहे हैं। उसी तरह से इसमें हम लोग पुट करके देखते हैं, y का वैल्यू और x का वैल्यू दोनों बैठाते हैं। देखिए यहाँ पे 3x प्लस 2y इक्वल टू 4 हम लोग को लाना है दोस्तों। तो x का वैल्यू 2 जब रखेंगे तो 3 × 2 कितना हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, 6, और प्लस यहाँ पे देखिए 2 है इंटू y का वैल्यू माइनस का 1 रख लेंगे, तो यहाँ पे प्लस माइनस माइनस और 2 × 2, तो 6 में से 2 गया तो 4। तो देखिए ये सेटिस्फाइड हो रहे हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देख लीजिए, वह रैखिक समीकरण युग्म जिसका कोई भी हल नहीं होता है। तो देखिए जिसका कोई भी हल नहीं होता है, याद रखिए दोस्तों क्या बताया था, असंगत होते हैं, वही पिताजी वाला एग्जाम्पल। ठीक है, असंगत आप लोग देख लीजिएगा, वहाँ पे मैं लिख दिया हूँ टॉपिक में। क्वेश्चन नंबर 13 में देखिए कैसे आंसर निकलेंगे दोस्तों, याद रखिएगा आप लोग। यहाँ पे x + y इक्वल टू कितना है 9 है, तो यहाँ पे देखिए ये 4 ऑप्शन है A B C D। तो ए में देखिए यहाँ पे
2,2 है, तो क्या x का वैल्यू यहाँ पे देखिए पहला वाला x को दिखाता है और दूसरा वाला y को दिखाता है। तो 2 और 2 रखने पे 2 + 2 9 आएंगे, कभी नहीं आएंगे दोस्तों, ठीक है, ये भी नहीं सेटिस्फाइड होगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट है। देखिए 5, x का वैल्यू हम लोग 5 बैठा देते हैं और y का वैल्यू 4, तो 5 4 9। उसी तरह से यहाँ पे देखिए इस इक्वेशन में x का वैल्यू 5 और y का वैल्यू 4, तो 5 में से 4 गया तो 1 हो गया आंसर, ठीक है। तो कौन सा द्विघात समीकरण है, तो देखिए द्विघात समीकरण के लिए मैं आपको इक्वेशन दिया था कि कोई भी समीकरण द्विघात समीकरण तभी होता है जब वो ax² + bx + c = 0 इस फॉर्मेट में होते हैं। तो इस फॉर्मेट में यानी कि x² आना चाहिए दोस्तों, ठीक है, इक्वेशन में, और यहाँ a का वैल्यू 0 नहीं रहना चाहिए, क्योंकि अगर यदि a का वैल्यू 0 हुआ तो ये पूरा 0 बना देगा, ठीक है, तो द्विघात समीकरण वो नहीं होगा। तो यहाँ ऑप्शन नंबर 1 में हम लोग देखते हैं। देखिए यहाँ पे जब x और x मल्टीप्लाई होगा तो ये x² हो जाएगा, तो LHS में भी x² RHS में भी x², तो LHS और RHS x² कट जाएंगे ये, तो ये तो द्विघात समीकरण नहीं होंगे। यहाँ पे भी देखिए वही चीज़ होगा, x² कट जाएगा फ्रेंड्स, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे x² निकलेंगे, ठीक है, यहाँ पे x² सॉल्व करके देखिएगा, और यहाँ पे भी देखिए x² निकल जाएगा। लेकिन इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे दोस्तों तो ये पूरा वो जो कंडीशन है ax² + bx + c = 0 वो फुलफिल करेगा। तो आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ओके दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 15 देखिए यहाँ पे, यदि विविक्तर d ग्रेटर देन 0, मतलब d बड़ा हो 0 से, तो d जब भी 0 से बड़ा होता है तो मैं आपको क्या बताया था, दो वास्तविक भिन्न होंगे, मतलब वास्तविक होगा, और मतलब जो रूट आपका निकलेगा जो भिन्न निकले, दो मतलब अलग अलग आपका वास्तविक मूल्य निकलेगा फ्रेंड्स, याद रखिएगा, दो अलग अलग वास्तविक मूल्य जब भी d बड़ा हो, ठीक है, तो भिन्न निकलेंगे और वास्तविक, ये आपका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16 देख लीजिए, ठीक, क्वेश्चन नंबर 16 में फ्रेंड्स कि x² + x - 1 = 0, तो मूलों की प्रकृति बताइए। तो मूलों की प्रकृति निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, हम लोग को d निकालना पड़ेगा। तो d मतलब क्या होता है, फॉर्मूला b² - 4ac, वो मैं आप लोग को बता चुका हूँ फ्रेंड्स। तो देखिए b यहाँ पे कौन से हैं, यहाँ पे x² के साथ यहाँ पे a होते हैं, ठीक है, और यहाँ पे ये जो x है यहाँ पे b होते हैं, तो b के साथ यहाँ पे आप लोग बता सकते हैं क्या हो गया, यहाँ पे देखिए b के साथ ये +1 है, तो यहाँ पे b का वैल्यू +1 हो जाएगा। तो हम लोग बैठाते हैं इसमें b² - 4ac, तो देखिए b² की जगह में 1 का स्क्वायर यानी कि 1 - 4 इंटू a का वैल्यू कितना है 1 है, इंटू c का वैल्यू -1, तो 1 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, 4 × 4, तो 4 × 5, तो इसका देखिए 5 निकल रहा है, यानी कि डी का वैल्यू 5 निकल रहा है, डी का वैल्यू 5 निकल रहा है, जो कि 5 क्या चाहिए 0 से बड़ा है। तो जब भी 0 से बड़ा होता है तो मतलब क्या चाहिए, दो भिन्न आपके वास्तविक मूल्य निकलेंगे, दो अलग अलग वास्तविक मूल्य निकलेंगे, ठीक है। तो वास्तविक तथा असमान, ये आपका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17 में देखिए ax² + bx + c 0 हो तो दो भिन्न वास्तविक मूल्य होंगे, ठीक है। तो देखिए दो भिन्न वास्तविक मूल्य कब होते हैं, जब आपका d बड़ा होता है 0 से। तो d बड़ा होने के लिए, और d का फॉर्मूला हम लोग क्या जानते हैं, b² - 4ac होता है। तो देखिए यहाँ पे फंसाने के लिए लोग क्या किया है, d ना लिख के फॉर्मूला लिख दिया है ना, b² - 4ac। अब इधर ये साइन घुमा हुआ है, ठीक है, यानी कि ये बड़ा है, तो ये कंडीशन आपका करेक्ट है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में। क्वेश्चन नंबर 18 में देखिए दोस्तों, द्विघात समीकरण x² - x + 3 = 0 है, तो इसका विविक्तर निकालना यानी कि d निकालने बोल रहे हैं। तो हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे d = b² - 4ac। ओके फ्रेंड्स, चलिए b का वैल्यू यहाँ पे -1 हो जाएगा, तो -1 का स्क्वायर करेंगे तो +1 आएगा, ध्यान रखिएगा, -1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, ठीक है। फिर -4 इंटू a का वैल्यू 1, ठीक, और इंटू c का वैल्यू, c कितना है यहाँ पर 3 हो जाएंगे, c यहाँ पे 3, तो 1 माइनस यहाँ पे देखिए -4 इंटू 1 इंटू 3, यहाँ पे -4 या 12, तो 1 - 12, इसको सॉल्व करेंगे तो प्लस माइनस माइनस, ठीक है, 12 में से किया तो 11, और साइन किसका बड़ा है, देखिए यहाँ पे 12 वैल्यू बड़ा है, इसका आगे माइनस का साइन है, तो ये माइनस का 11 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे देखिए विविक्तर कितना निकला, -11। ओके, क्वेश्चन नंबर 19 है, यदि द्विघात समीकरण x² - 4x + k = 0 मूल समान हो तो k का मान बताइए। देखिए मूल समान होता है कब, जब d का वैल्यू 0 के बराबर होता है, d = 0। तो हम लोग डायरेक्ट d का फॉर्मूला जो होता है फ्रेंड्स b² - 4ac = 0 लेके चलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे देखिए b² का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये x के साथ जो होता है वैल्यू ये आपका b कहलाता है, तो -4 है यहाँ पे, तो -4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, 16, क्योंकि देखिए 2 बार -4 इंटू -4 हम लोग करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 4 × 16 हो जाएगा, -4 इंटू a का वैल्यू कितना है 1,
और सी का वैल्यू के है यहाँ पे, ध्यान रखिएगा, इक्वल टू 0। तो अब देखिए, अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा आप लोग। ओके फ्रेंड्स, इसको सॉल्व करना है। 16 माइनस, यहाँ पे देखिए 16 माइनस 4 के हो जाएगा 4 के बराबर 0। यानी कहने का मतलब है कि ये 16 देखिए अभी आपका LHS में, इसको RHS में भेजेंगे तो -4 के बराबर -16 निकलेगा। क्या हो जाएगा? -4 के बराबर माइनस का 16, तो माइनस माइनस कट गया, 4 से ये 4 से 16, यानी कि के का वैल्यू कितना निकलेगा? 4। ठीक है, के का वैल्यू आपका 4 निकल गया। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, द्विघात समीकरण इतना, ठीक है, 0 मूल ज्ञात करिए। ठीक है, इसका देखिए मूल निकालना है, तो मूल निकालने के लिए कुछ नहीं करना है आपको। देखिए ये जो लास्ट वाला वैल्यू देख रहे हैं फ्रेंड्स, ये जो 6 लिखा हुआ है सी का वैल्यू, तो इसको आप इस तरह से ब्रेक करिए, मतलब इस तरह से इसको मल्टीप्लाई फैक्टर में तोड़िए कि जोड़ने या घटाने पे ये बीच वाला आना चाहिए। ठीक, तो 6 को देखिए अगर हम लोग 2 और 3 में तोड़ते हैं, 2 गुना 3 में, तो देखिए 2 और 3 मतलब जोड़ने पे 5 आ जा रहा है। ठीक, ऑप्शन से भी आप लोग छांट सकते हैं। देखिए यहाँ पे 2 2 है, 2 दूनी 4, यहाँ पे जब 6 लाना है तो नहीं आएगा, 2 3 6, देखिए यहाँ पे तो आ रहा है। ठीक, तो यहीं से तो हो गया फ्रेंड्स आंसर आपका ऑप्शन बी। ठीक, यहाँ पे देखिए चूँकि ऑप्शन सी में यहाँ पे क्या थी 3 0, तो 3 0 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 कभी आएगा? नहीं आएगा, तो छट गया ऑप्शन। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 21 में आपका निम्नलिखित में से कौन एपी में है? तो एपी के लिए मैं कंडीशन बता दिया था आपका, ठीक है, कि जिसका कॉमन डिफरेंस आपका सेम आता है। यहाँ पे देखिए 4 में से 2 गया तो यहाँ पे 2 आएगा। ठीक है, 8 में से 4 गया तो 4 आएगा, यानी कि डिफरेंस अलग अलग हो रहा है। यहाँ पे देखिए 3 में से 1 जाएगा तो 2 आएगा डिफरेंस, 5 में से 3 जाएगा तो 2 आएगा डिफरेंस, यानी कि ये एपी में है। क्वेश्चन नंबर 22 में देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 22 में है एपी, ये दे दिया तो 10वां पद निकालने बोल रहा है। तो 10वां पद में क्या बताया था आपको? टी 10 a प्लस n माइनस 1 इंटू डी फॉर्मूला होता है दोस्तों। तो a का वैल्यू यहाँ पे 2 हो जाएगा, 2 मतलब a प्लस n माइनस 1, n कितना है फ्रेंड्स? 10वां पद है, तो 10 में से 1 घटा दीजिए 9। ठीक है, 9 इंटू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डी का वैल्यू कितना हो जाएगा? डी कैसे निकालते हैं हम लोग? ये बाद वाले में से पहले वाला नंबर घटा करके, तो 7 में से 2 जाएगा तो 5। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 9 5 45 और 2 47, 47 आपका करेक्ट आंसर होगा। ओके फ्रेंड्स, चलिए क्वेश्चन नंबर 23 में देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 23 में है 2 अंकों वाली कितनी संख्या 3 से विभाजित है? देखिए 2 अंकों वाली कितनी संख्या 3 से विभाजित है? 2 अंकों वाली सबसे पहली संख्या 12, जो कि 3 से कटेंगे, फिर 15, फिर 18 हो जाएगा, डॉट 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 इस तरह से 99 तक चलेंगे। 2 अंकों वाली कितनी संख्या है? तो कितनी संख्या पूछ रहा था, तो आप लोग को देखिए कुछ भी नहीं करना है दोस्तों, सिंपल से आप क्या कीजिएगा कि यहाँ पे संख्या निकालना है। तो संख्या निकालने के लिए हम लोग एक फॉर्मूला यूज़ करेंगे, टी एन इक्वल टू क्या होते हैं? ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पे देखिए टी एन का वैल्यू यहाँ पे डायरेक्ट कितना है? 99 है, तो 99 इक्वल टू ए प्लस ए का वैल्यू 12, ठीक है, ए प्लस n माइनस 1, n माइनस 1 मतलब n माइनस 1 तो यहाँ पे नहीं पता हम लोग को। ठीक है, और डी का वैल्यू यहाँ पे कितना निकलेगा? 15 में से 12 गया तो 3। तो देखिए ये 12 को जब इधर ला के हम लोग माइनस कर देंगे तो कितना निकलेगा यहाँ पे? 87 हो जाएगा फ्रेंड्स। और 87 इक्वल टू 12 प्लस ये 3n और माइनस का 3, तो ये माइनस का 3 इधर ले आएंगे फ्रेंड्स, तो 87 में ये 3 जुड़ जाएगा तो कितना बन जाएगा? 87 में तो 12 हट जाएगा, 3 जोड़ दिया 87 तो 90, यानी कि 3n इक्वल टू 90। ठीक, 3n इक्वल टू 90, तो 3 से 90 को जब हम लोग कट करेंगे तो 30, इसका करेक्ट आंसर 30 हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा करेक्ट आंसर आपका 30 हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 24 में 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग पूछ रहा है। 0 और 50 के बीच का विषम संख्या, तो पहला विषम संख्या 1, दूसरा आपका 3 फिर 5 डॉट 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 कहाँ तक? 49 तक, ताकि 50 तक बीच में पूछ रहा है। तो देखिए कुछ नहीं करना है, जब भी इस तरह का विषम संख्या लगातार दिया गया है, ठीक है, तो आपको क्या करना है ना, इसका योग निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है n स्क्वायर। ठीक, तो n स्क्वायर यानी कि हम लोग को n चाहिए। n का वैल्यू कैसे निकालेंगे हम लोग? देखिए ये जो लास्ट वाला वैल्यू दिया गया है 49, इसमें आप 1 जोड़ करके बाई 2 कर दीजिए, तो n का वैल्यू कैसे निकालेंगे फ्रेंड्स? ठीक है, 49 प्लस 1 बाई 2 यानी कि 50 बाई 2, तो 50 बाई 2 यानी कि 25, n का वैल्यू 25 निकला है। तो आप 25 का स्क्वायर कर दीजिए, 25 गुना 25 कितना होता है? 625, तो आपको करेक्ट आंसर 625 हो जाएगा। ओके, आपको ज़्यादा कुछ भी नहीं करना है दोस्तों, आपको सिंपल से ये फॉर्मूला लगा देने हैं। ठीक है, याद रखिएगा लगातार विषम संख्याओं का योग निकालने का फॉर्मूला n स्क्वायर होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 में देख लीजिए। आकृति में यदि यहाँ पे देखिए सिंपल से बोल दिया कि डी जो है पैरेलल है BC का, ठीक, और DB का वैल्यू कितना है? देखिए जो जो वैल्यू दिया है उसको पुट कीजिए। DB यहाँ पे 2 है, ठीक, और AE आपका 1.5 सेंटीमीटर, AE आपका 1.5 है, और EC आपका 3 है। ठीक, तो आपका AD पूछ रहे हैं। आप लोग ध्यान रखिए फ्रेंड,
कि जब भी इस तरह का दो पैरेलल लाइन यहाँ पे रहे तो ये इसका रेशियो, ठीक है, और इसका रेशियो जो होता है यानी कि AD/DB और AE बटा EC ये बराबर हो जाएगा। तो AD का वैल्यू तो नहीं पता है तो AD को AD ही लिख दीजिए, बाई DB कितना है 2 हो जाएगा, इक्वल टू यहाँ पे 1.5 बाई में 3। देखिए इसको सॉल्व करना है तो यहाँ पे पॉइंट हटाए हम लोग, तो नीचे यहाँ पे क्योंकि पॉइंट के बाद यहाँ पे एक डिजिट है तो 1 0 हो जाएगा, 10 हो गया, 5 से काट दीजिए, 5 दिया 15 और 5 दूनी 10, ये 2 2 कट गया दोस्तों, 3 चाहिए 3 कट गया है। तो देखिए सब कट गया है, यहाँ पे सब जगह 1 है तो AD बन जाए AD, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक, तो AD और 1 बन जाए 1, AD का वैल्यू कितना निकलेगा 1। तो इसका करेक्ट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 1। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, यदि दो त्रिभुजों के संगत कोण बराबर हो तो त्रिभुज समरूप होते हैं। देखिए जब भी दो त्रिभुज के संगत कोण बराबर होते हैं तो उसका तीसरा भी कोण बराबर हो जाएगा, तो इस तरह से ये समरूप हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 28 में देखिए, 28 में है त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR के लिए कौन सा कथन सत्य है। ठीक, देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे सिंपल से, देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या दिया गया है, देखिए यहाँ पे एंगल A जो है 60 डिग्री है और एंगल P भी 60 है, यानी एंगल P 80 है, एंगल Q 80 है, एंगल C एंगल R के बराबर है 40 40। तो यहाँ पे हम लोग को पूछ रहे हैं कौन सा कथन सत्य होगा। ठीक, तो देखिए हम लोग ऑप्शन से छाटेंगे। यहाँ पे देखिए पहला क्या चाहिए, ABC है तो AB पकड़िए फ्रेंड्स, यहाँ पे AB है, उसके बाद क्या चाहिए QP। तो क्या यहाँ पे AB QP के बराबर है, ये AB किसके बराबर होना चाहिए, PQ के। ये AB वाला जो लाइन है ये PQ के बराबर होनी चाहिए, ठीक है, जबकि यहाँ पे AB QP दे रहा नहीं होगा, तो AB PQ के बराबर। तो ऑप्शन में खोज लीजिए AB PQ कहाँ पे है, तो देखते हैं हम लोग, देखिए यहाँ पे AB PQ, ठीक है, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो इस तरह से आपको छाटना है दोस्तों। देखिए क्वेश्चन नंबर 29 में, यदि दो समरूप त्रिभुजों के संगत भुजा का अनुपात दे दिया है, ठीक है, संगत भुजा का अनुपात दे दिया तो क्षेत्रफल का अनुपात बताइए। तो देखिए कुछ नहीं करना है, जो संगत भुजा है ना इसको आप स्क्वायर कर लीजिए, 4 का स्क्वायर 16, ठीक, और 9 का स्क्वायर आपका 81 81, तो 16 अनुपात 81 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, यदि आपका क्या करिए क्वेश्चन में दे दे दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात 16 81 दे दिया, तो भुजा का अनुपात अगर पूछेगा तो 16 का हम लोग क्या करेंगे, 16 पे रूट चढ़ा लेंगे, तो यहाँ से 4 अनुपात 9 निकल जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, आपको जिस तरह से क्वेश्चन पूछे उस तरह से आप हैंडल करना है। ओके, बस ध्यान दीजिएगा कि 16 अनुपात 81, यानी कि पहला वाला 4 का स्क्वायर 16 और फिर 81, नहीं कि 81 और 16 मार के आ जाइएगा। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा। ओके फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 30 देख लीजिए, एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 2a अगर दिया हुआ है तो उसका शीर्षलम पूछा है। तो शीर्षलम के लिए कुछ नहीं कीजिएगा आप लोग, ये फॉर्मूला याद रखिए, √3 बाई में 2 इंटू साइड, बस इस पर पुट कीजिए फ्रेंड्स। देखिए √3 हो जाएगा बाई 2, साइड यहाँ पे कितना है 2a है, तो इंटू 2a, तो 2 से 2 कट गया तो √3a, इसका करेक्ट आंसर √3a। यानी कि याद रखिएगा समबाहु त्रिभुज में जब भी आपको शीर्षलम निकालने बोलते हैं तो आप लोग ये फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिएगा शांति से, √3/2 इंटू s, ठीक है, s का वैल्यू यहाँ पे दे दिया है। ठीक, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। क्वेश्चन नंबर 31 में दोस्तों कि त्रिभुज ABC में AB इतना है और AC 12 दे दिया है, BC 6 दे दिया, तो एंगल B का मान पूछ रहा है। देखिए ऐसा जब भी क्वेश्चन आ जाए दोस्तों कि एंगल B का मान पूछे ना तो ज़्यादातर आंसर जो होते हैं वो 90 डिग्री होते हैं। ठीक है, किस तरह से 90 डिग्री होते हैं देखिए मैं यहाँ पे बताता हूँ। यहाँ पे दो छोटा वाला साइड ले लीजिए, तो देखिए 6√3 और 6, ठीक है, सबसे बड़ा यहाँ पे क्या है 12 है, AC यहाँ पे कितना है 12 है। ठीक, तो दो छोटी भुजाओं का स्क्वायर करके और प्लस करके जब रूट चढ़ाएंगे हम लोग तो कर निकलता है पाइथागोरस थ्योरम से। तो देखिए जब आप 6√3 का स्क्वायर करोगे, ठीक है, प्लस 6 का स्क्वायर करोगे और इसे रूट चढ़ाओगे, इसको सॉल्व करोगे ना आप, तो यहाँ पे निकलेगा आपका 6 का स्क्वायर 36, 36 के 108 है, और यहाँ पे 6 छक 36, और इस दोनों को जोड़ेंगे जब तो 144 आएगा, और ये रूट से बाहर निकलेगा तो 12। तो देखिए ये पाइथागोरस थ्योरम में ये अप्लाई हो जा रहा है। ठीक है, तो ये इसके लिए ट्रायंगल कैसा चाहिए 90 डिग्री, यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, समकोण त्रिभुज, तो समकोण त्रिभुज यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये एंगल 90 डिग्री हो जाएगा। ओके, तो इसका 90 करेक्ट है। जब भी इस तरह का रहे फ्रेंड्स तो ज़्यादातर चांस है कि 90 डिग्री आंसर होगा। ठीक, एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं होती है तो आप लोगों को पता ही है, अपरिमित रूप से अनेक। ठीक, क्वेश्चन नंबर 33 में देखिए, वृत्त के केंद्र से 13 सेंटीमीटर दूर स्थित किसी बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई 12 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या बताइए। देखिए फ्रेंड्स मैं आप लोग को ट्रिपलेट्स बताया था, ट्रिपलेट्स यदि आप लोग याद कर लीजिएगा 6 को तो बहुत काम करेंगे वो। मैं क्या ट्रिपलेट्स बताया था, देखिए यहाँ पे आपको 13 दिख रहा है और 12 दिख रहा है, 13 और 12 यहाँ पे आपको दिख रहा है, तो कौन सा ट्रिपलेट्स है 5 12 13,
ठीक है। तो आपको त्रिज्या पूछ रहा है दोस्तों, तो 5, 12, 13, यहाँ पे देखिए 13 है, 12 है, ठीक। किसकी कमी है? 5 की, तो मार के निकल गया 5 आपका करेक्ट आंसर है। तो आप ट्रीटमेंट अप्लाई कीजिएगा फ्रेंड्स, 5, 12, 13, ठीक। उसी तरह क्वेश्चन नंबर 34 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 34 में आपको क्या दे दिया? बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 है और Q की केंद्र से दूरी 25 है। तो वृत्त की त्रिज्या, जब भी वृत्त की त्रिज्या इस टाइप का पूछते फ्रेंड्स, देखिए 24, 25, तो कौन सा ट्रीटमेंट? 7, 24, 25, 7 मार के निकलिए, ठीक है, आंसर हो गया आपका। ओके, क्वेश्चन नंबर 35 में देखिए, 35 में भी देखिए ट्रीटमेंट अप्लाई हुए दोस्तों, ठीक है। 2 सेकेंडरी वृत्त की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर, तो बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई क्या होगी जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है? तो देखिए यहाँ पे 3, 5 दिख रहा है, लेकिन 4 का कमी है, 3, 4, 5 ट्रिपलेट्स थे, तो यहाँ पे 4 हम लोग को ट्रिपलेट्स में दिख रहे हैं, लेकिन 4 आंसर इसलिए नहीं होंगे दोस्तों क्योंकि देखिए 2 सेकेंडरी वृत्त, कहने का मतलब है ये एक वृत्त है, दूसरा ये वृत्त, मतलब सेकेंडरी वृत्त इस तरह से होते हैं। और इसका देखिए जो छोटा वृत्त का त्रिज्या है वो 3 सेंटीमीटर है, यानी कि यहाँ पे सेंटर ये 3 दे दिया दोस्तों, ठीक। और बड़े वृत्त की त्रिज्या 5 है, तो यहाँ से ये 5 हो गए, ठीक है। तो बोल रहा है कि छोटे वृत्त को जो टच करता है ना, तो वो जो जीवा होती है उसकी लंबाई बताइए। तो ये 3 है और ये त्रिज्या कितना दिया है? बड़ा वृत्त का त्रिज्या 5 दिया है, तो 3, तो यहाँ से यहाँ तक वैल्यू कितना निकलेगा? 4 निकल गया। तो पूरा ये जीवा निकालना है हम लोग को, तो ये 4 है, तो ये भी 4 हो जाएगा, तो 4 + 4 आपके यहाँ पे 8 आंसर हो जाएंगे, ठीक है। आप लोग ध्यान रखिएगा। चलो 36 में थीटा केंद्रीय कोण वाले 8 त्रिज्या वाले त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल आप लोग को पता ही है कि θ/360, ठीक है, इंटू πr² होता है, πr²। तो देखिए इसको जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो थीटा क्या हो जाएगा? कौन सा यहाँ पे देखिए ऑप्शन में करेक्ट हो जाएगा? इस तरह का कौन दिख रहा है? πr² θ/360, ऑप्शन बी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है, ध्यान रखिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 37 आपका, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या होती है? तो वृत्त का सबसे बड़ा जीवा आपका व्यास होती है, व्यास से बड़ा कुछ भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि देखिए ये सर्कल है, यहाँ पे सेंटर है, तो सेंटर के पास से जो लाइन गुजरेगी ये व्यास, यही तो सबसे बड़ा इसका क्या चीज़ जीवा होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 38 में आपका देखिए 8 त्रिज्या वाले वृत्त के उस चाप, वृत्त के चाप की लंबाई पूछ रहे हैं। तो आप लोग को पता ही है दोस्तों कि θ/360 इंटू 2πr होते हैं, 2πr। तो इसको देखिए अरेंज करके जब हम लोग लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? 2 हो जाएगा, पाई और r θ/360। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। ओके, ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 में देखिए आपका 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, ठीक है, क्या होगा? जिसका मतलब जो केंद्र 60 डिग्री कोण अंतरित करता है। तो देखिए हम लोग को त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल पता ही है, θ/360, थीटा यहाँ पे 60 डिग्री है, 60/360, ठीक, इंटू πr², पाई का मान कितना होता है? 22/7, और r², r कितना है वैल्यू? r देखिए यहाँ पे 6 दे रहा है फ्रेंड्स, तो 6 r², r इंटू r, 6 का नीचे कुछ नहीं तो 1 1। ओके, अब देखिए हम लोग यहाँ से काटते हैं, तो देखिए ये 0 0 कट गया है, ठीक, 6 से इसको काट दीजिए, 6 6 36, 6 बार में 6 से ये 1 6 कट जाएगा, ठीक। तो 22 को किससे गुना करना है? 6 से, तो 22 गुना 6 कितना हो जाएगा? 6 दूनी 12 का 2, कैरी 1, 6 दूनी 12 का 13, यानी कि 132/7। 132/7 कहाँ पे है? खोज लीजिए दोस्तों, देखिए 132/7 ऑप्शन 1 में आपको दिख जाएंगे। तो 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 में एक घोड़ा एक मैदान में 7 मीटर लंबी रस्सी से बांधी गए हैं और उस भाग का क्षेत्रफल बताइए जहाँ पे वो घास चरेगा। तो देखिए कहने का मतलब है जो ये घोड़ा है दोस्तों, ठीक है, इसको 7 मीटर लंबी रस्सी से जब हम लोग बांधेंगे, तो कहने का मतलब है मान लीजिए ये एक पॉइंट है, ठीक, तो इसको जब हम लोग 7 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिए तो ये जो घास चरेगा दोस्तों, ये इस तरह से, जैसे ये रस्सी है तो अभी घोड़ा यहाँ पे चल रहा है, तो फिर थोड़ी देर बाद यहाँ पे चलेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पे चलेगा, ये घूमते घूमते मतलब सर्किल कवर करेगा, ठीक है, पूरा सर्किल कवर करेगा। तो इसका त्रिज्या 7 है, तो इसका क्षेत्रफल आप लोग को पता ही है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? πr² होती है, तो बस πr² पे पुट कीजिए, पाई का मान 22/7, r², रेडियस कितना दिया है? 7 इंटू 7 हो जाएंगे, r², एक साथ से एक साथ कट गया, तो 22/7 कितना हो जाएगा दोस्तों? याद रखिएगा 154, ठीक है। क्वेश्चन जो भी रहे सेंटीमीटर या मीटर स्क्वायर, तो आपका 154 करेक्ट आंसर हो जाएगा। देख लीजिए 154 कहाँ पे है? देखिए 154 मीटर स्क्वायर। ओके फ्रेंड्स, क्वेश्चन अगर सेंटीमीटर में रहता तो सेंटीमीटर स्क्वायर होता, तो 154 आपका करेक्ट हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि ये आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। आप लोग इस वीडियो को 2-3 बार देख लीजिए दोस्तों, यहाँ से आपके बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो आई होप दोस्तों कि ये वीडियो आपको पसंद आए होंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।